नमस्कार मित्रों, मैं नटवर मुंद्रा आप सभी का आपके इस YouTube चैनल साइंस बाई मनीषा मुंद्रा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आप सभी कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो और सबसे बड़ी बात मौज में हो। मित्रों, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आज से हम RBSc के क्लास 10 के गणित विषय के पाठ्यक्रम को संपूर्ण विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम में 100% रिजल्ट मिल सके। ठीक है मित्रों, तो आज मैं आपको बता देता हूँ, आज आपका बेसिक टॉपिक है जो कि बहुपद सबसे इजी टॉपिक माना जाता है कक्षा 10 के गणित विषय वस्तु से रिलेटेड। ठीक है, तो आज मैं बहुपद से स्टार्ट करता हूँ। ये आपकी बुक का तीसरा चैप्टर है। ठीक है मित्रों, कौन सा चैप्टर है? थर्ड चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि आप मैथ का जब भी वीडियो देखें तो उस टाइम एक बार आप केवल वीडियो को देखिए और समझे, उस टाइम नोट्स मत बनाइएगा। और आपको नोट्स डेली बेसिस पे बनाने हैं, लेकिन एक बार आपको वीडियो देखना है, फिर आपको दूसरी बार रोक रोक के क्या करना है, अपने नोट्स अपडेट करना है। ठीक है मित्रों, अब बहुपद होता क्या है, अब ध्यान देना। मैंने जैसे एक फंक्शन लिखा है, अपक्ष बराबर ax प्लस b। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी फलन, ये क्या है, अपक्ष फलन है। किसी भी फलन के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है अचर पद और एक होता है चर। अब मेरी परिभाषा को ध्यानपूर्वक सुनना। क्या बोल रहा हूँ मैं? किसी भी फलन में चर अक्ष, अब यहाँ पर क्या है, चर अक्ष। किसी भी फलन में चर अक्ष, एक बार, एक मिनट मित्रों, हाँ जी, सभी बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। किसी भी फलन में चर अक्ष के ऊपर लगने वाली जो अधिकतम घातें होती है, उसी के आधार पर उस बहुपद की घातों का निर्धारण किया जाता है, या हम इसे दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, बहुपद के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। ठीक है मित्रों, अब जैसे मैंने क्या बोला है, इस थ्योरी को समझना। मैंने बोला है चर, अब यहाँ पर चर क्या है, मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 में, अचर तो है a और b। ठीक है, और चर क्या है, अक्ष है। अब चर अक्ष के ऊपर अधिकतम घात कितनी है, इस समीकरण 1 में आप देख सकते हो कि किसी भी चर के ऊपर यदि कोई सी भी घात लिखी हुई नहीं होती, इसका मतलब होता है 1। तो ये 1 है, तो इसका मतलब कौन सा हो सकता है, इसका हम नामकरण कर सकते हैं एक घातीय, क्योंकि इसके ऊपर एक घात है। और मैंने क्या बोला, इसी के आधार पर बहुपद की घात का निर्धारण किया जाता है और बहुपद के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक घातीय। इसका अन्य नाम एक घातीय को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है मित्रों, ये तो हुआ एक प्रकार। अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा है, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, अपक्ष बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। मित्रों, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला है, किसी भी फलन में चर के ऊपर लगने वाली अधिकतम घात बहुपद की घात को दर्शाता है। अब यहाँ पर अधिकतम घात चर कौन कौन से, अक्ष ये वाला है और ये वाले चर है, और a b c यहाँ पर क्या है, अचर है। चर के ऊपर अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, तो अधिकतम घात 2 है। इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, ये कौन सा बहुपद है, ये है द्विघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। ठीक है मित्रों, अब हमने दो परिभाषाएं तो जान ली, दो प्रकार तो जान ली। किसके बेस पे, चर के बेस पे। ये जो चर है, इसके आधार पर हमने इनके दो प्रकारों की व्याख्या अभी तक कर ली। अब तीसरा प्रकार एक बार और देखते हैं। अब मैं तीसरा फंक्शन लिख रहा हूं,
ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इक्वेशन नंबर 3। अब मित्रों आप इसमें देख सकते हो अचर कौन से हैं। यहाँ पर अचर पद है a b c d, इन्हें हम पद नहीं बोलेंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, अचर गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अचर गुणांक बोलेंगे। ठीक है मित्रों, अब परिभाषा के अनुसार हम क्या जानते हैं कि किसी भी फलन में चर अक्ष के ऊपर लगने वाली अधिकतम घात बहुपद के प्रकार और बहुपद की घात को दर्शाता है। अब यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो इसके आधार पर मैंने क्या बोला, बहुपद की घात के आधार पर ही बहुपद का प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो 3 घात है, इसके आधार पर हम क्या बोल सकते हैं, त्रिघातीय बहुपद। मित्रों ऐसे तो ये n पदों तक चलता रहेगा, तो हम लास्ट इक्वेशन और बनाते हैं किसके लिए, n पद वाले बहुपद का समीकरण। ठीक है, क्या बोला मैंने, n घात वाले बहुपद का समीकरण कैसे ज्ञात होता है, n घात वाले बहुपद। अब फंक्शन है अपक्ष। अब मैंने क्या बोला, n घात है, इसलिए पहला पद जो कि अचर गुणांक है an, अब इसका चर गुणांक क्या होगा, x की पावर n, वैसे a की पावर n-1, x की पावर n-1 प्लस a की पावर n-2, x की पावर n-2। ठीक है मित्रों, ऐसे ये कब तक चलेगा, ये लास्ट पॉइंट जैसे कि a2 x की पावर 2, ठीक है, a1 x की पावर 1 और लास्ट a0 x की पावर 2। अब x की पावर 0 किसी भी संख्या या किसी भी चर के ऊपर यदि 0 घात में लगा हुआ हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। हम लिख सकते हैं चूंकि x की पावर 0 बराबर 1, तो नया समीकरण क्या बन जाएगा, नया समीकरण देखो, अपक्ष बराबर an xn an minus x1 n-1 at dot 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 a1 x1 प्लस क्या लास्ट a0। ठीक है मित्र, अब इसे एक बार आप नोट डाउन कीजिएगा। तो मुझे आशा है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमने प्रकारों को तो समझ लिया कि बहुपद के प्रकारों का निर्धारण कैसे होता है। तो सीधी सी बात, एक लाइन में हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी फलन में उपस्थित चर के अधिकतम घातांकों के आधार पर ही हम बहुपद के प्रकार और बहुपद की घात का निर्धारण करते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है। मित्रों मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनना। मैं बोल रहा हूं किसी भी फंक्शन अपक्ष या किसी भी बहुपद अपक्ष में कोई भी अचर a जो कि वास्तविक संख्या हो किसी भी बहुपद का शून्यक होगा यदि और केवल यदि अब a इज इक्वल्स टू 0। मेरी बात को समझिएगा, मैं बोर्ड पे समझाता हूँ। मैंने क्या बोला, कोई भी फंक्शन अपक्ष
कोई सा भी ले लीजिए, द्विघातीय ले लीजिए, त्रिघातीय ले लीजिए, या फिर रेखिक ले लीजिए। ये मैंने अभी आपको पहले पढ़ा दिया है, रेखिक क्या होता है, एक द्विघातीय क्या होता है और त्रिघातीय क्या होता है। ठीक है मित्रों, अब मैं इतना ही लिख रहा हूँ, कोई सा भी फंक्शन है अपक्ष। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अपक्ष बहुपद में शून्य विद्यमान होगा ए यदि कोई वास्तविक संख्या हो, ए यदि कोई वास्तविक संख्या हो, और साथ में क्या हो, जो कि एक शर्त है, ऑफ ए बराबर 0 होना जरूरी है। ए तो वास्तविक संख्या होगी, ये तो हर कंडीशन में होगी, लेकिन इसके साथ में क्या होना चाहिए, इस ए की वैल्यू जब हम इस फंक्शन में रखेंगे तो वो संपूर्ण फंक्शन 0 हो जाना चाहिए। तो जो हमने ए की वैल्यू रखी होगी वो क्या हो जाएगा, उस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इसको हम आगे एग्जांपल्स के साथ में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरी वाली बातें कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, अब हमारा एक टॉपिक आता है रेखिक बहुपद के लिए शून्य को तथा उनके गुणांक को तथा उनके गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना, ये हमारी हेडिंग है। संबंध का मतलब क्या है, हमने अभी शून्य की परिभाषा देखी है। अब वो ए शून्यक माना है, लेकिन कई इक्वेशन में हम एल्फा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, और गुणांक क्या है, वो अचर गुणांक हमने इक्वेशन में पढ़ा था ना, जैसे रे की इक्वेशन में अपक्ष बराबर एक्स प्लस बी, वहां पर ए अचर था, बी अचर था, तो वो क्या है, वो है गुणांक, अचर गुणांक। अचर गुणांक को क्या बोलते हैं, बहुपद गुणांक बोलते हैं। और जैसे हमने द्विघात समीकरण में पढ़ा था, ए अपक्ष बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें ए बी सी क्या है, ये अचर गुणांक है, और मैंने अभी क्या बोला, अचर गुणांक को ही बहुपद गुणांक बोलते हैं। ठीक है मित्रों, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हमारे लिए हिंट है। क्या हिंट है, हमें ए जो हम शून्यक मानेंगे, ठीक है, ए मान सकते हैं शून्यक, ए शून्यक, और ए बी सी, जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया रैखिक बहुपद, तो अचर दो ही रहने वाले, ए और बी, ए और बी के मध्य संबंध, ये बात हम लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये हेडिंग डाल दो आप एक बार कॉपी में, फिर मैं उसको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने हेडिंग डाल ली होगी अपनी कॉपी में। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब सबसे पहले मित्रों आपको इतना तो पता चल गया होगा कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण के लिए जो समीकरण होता है, सॉरी रैखिक बहुपद है ना, क्या होता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद अपक्ष बराबर ax प्लस बी, जहाँ पर a और b क्या है, अचर है, अक्ष क्या है, चर है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है मित्रों, अब मैं मानता हूँ कि समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए माना
शून्यक, क्या शून्यक माना, ए होगा, क्या माना, ए होगा। अब मैंने मान लिया है कि ये ए है इसका शून्य, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या शर्त होगी, समीकरण एक, इक्वेशन एक में हम x के स्थान पर क्या रख देंगे, a को रिप्लेस कर देंगे, मतलब x के जगह a रख देंगे, ठीक है। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे इक्वेशन एक से, क्या हो रहा है इक्वेशन एक से, अब a इज इक्वल टू, सॉरी मित्रों, यहाँ पर क्या a तो कांस्टेंट हमने पहले ही मान लिया, तो अब शून्य यहाँ पर कोई दूसरा मानना पड़ेगा। क्या मानते हैं हम, अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि a तो पहले से ही कांस्टेंट है, इसलिए हम अब a मान नहीं सकते शून्य, क्योंकि a स्क्वायर हो जाएगा, फिर अल्फा मानते हैं और यहाँ पर x की जगह अल्फा रखते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये अल्फा है। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, a तो वैसे भी कांस्टेंट है, ये तो ऐसे कैसे रह गए, एज इट इज, x की जगह हमें चेंज करना है, a x की जगह क्या है, अल्फा, और b तो वैसा का वैसा है, ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन दो। अब हमने अभी पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि बहुपद के शून्य के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, कि अब अल्फा इज इक्वल टू 0। क्या परिभाषा पढ़ी थी, मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैंने बोला किसी भी फलन या किसी भी बहुपद अपक्ष में यदि कोई संख्या a या यदि कोई अचर a वास्तविक संख्या हो तो वह किसी भी बहुपद का शून्यक होगा, यदि और केवल यदि, किस कंडीशन में, अब a इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पर मैंने अल्फा माना है शून्य, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुपद के शून्य बहुपद के शून्य की परिभाषानुसार, क्या होता है परिभाषानुसार, बहुपद के शून्य की परिभाषानुसार अब अल्फा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है मित्रों। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कर लिया होगा मित्रों। अब हमारी इक्वेशन नंबर 2 काम आने वाली है, ठीक है। अब अल्फा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को बराबर करने से क्या होगा, अब अल्फा इधर क्या है, a अल्फा प्लस b, ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इधर क्या है 0, अल्फा बराबर 0। अब यह पक्षांतरण करना है, ये सभी को आता है, मुझे उम्मीद है आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो। तब इधर ये पॉजिटिव है तो ये इस साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा माइनस b। अब मैंने क्या बताया पहले कि हमें क्या करना है, गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। अब यहाँ पर ये क्या है, शून्यक है, हमें पता है ये क्या है, शून्यक है। इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ, ठीक है मित्रों। ये क्या है, शून्यक है, और यहाँ पर a और b क्या है, ये गुणांक है। गुणांक लिख सकता हूँ सीधा, अचर गुणांक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें संबंध किसमें स्थापित करना है, शून्यक और गुणांक। तो अब इन दोनों को एक साइड में लेना है और इसको अलग रखना है, तो संबंध स्थापित हो जाएगा। तो हम एक साइड में ले सकते हैं, कैसे, ये कौन सी, इक्वेशन नंबर 4। अब ये अल्फा इधर रहेगा और इधर माइनस b, तो इधर ये गुणा में है तो इधर जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा b के। तो ये क्या संबंध स्थापित हो गया, अल्फा शून्य इधर रह गया एक साइड में, और दूसरी साइड में इसके गुणांक हो गए, अचर गुणांक, जिसे हम बहुपद गुणांक बोलते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 5 गुणांक व शून्य के मध्य संबंध को दर्शाती है। गुणांक व शून्य के मध्य संबंध दर्शाती है, ठीक है मित्रों। मुझे उम्मीद है आज मैंने जितना पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
इसे एक बार आप और देखिएगा और फिर नोट्स बनाएगा। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो उसी टाइम नोट्स बना रहे हो, एक बार आप अच्छे तरह से इसे समझिए और फिर नोट्स बनाए। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टॉपिक के साथ। और सबसे बड़ी बात मित्रों, यदि आपको ये अच्छा लग रहा है सेशन तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना तो ना भूलें। धन्यवाद।